गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं पठान आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी, जो कि आपका सब्जेक्ट रहने वाला है संस्कृत का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा पर है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि डी सोल नेप अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं ऑल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आयुर्वेदा के प्रमुख आचार्यों का उल्लेख करते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी जो कि आयुर्वेदा है, आयुर्वेद, उसके जो प्रमुख आचार्य हैं और उनके योगदान का प्रकाश डालिए, उसके बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। तो आयुर्वेद के विकास में अनेक आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनमें से प्रमुख आचार्य निम्नलिखित हैं। आयुर्वेदा का परिचय। आयुर्वेदा भारत की प्राचीनतम चिकित्सक प्रणाली है, जिसकी नींव वैदिक काल में पड़ी थी। एक चिकित्सक शास्त्र को समृद्ध करने में उसके महान आचार्यों का योगदान रहा। इन्होंने न केवल ग्रंथों की रचना की बल्कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विकसित किया। मतलब कि आयुर्वेद अपने भारत देश की प्राचीनतम चिकित्सक प्रणाली है। पहले ये डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, हमारे लोग देसी इलाज करते थे, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से जड़ी बूटियों से, पत्तियों से, तो ऐसे ऐसे करके होता था। जैसे अभी आप लोग भी देखते होंगे कि अगर आपकी कहीं चोट लग जाए, ब्लड आ गया, तो उस पर आप मिट्टी डाल लेते हो। तो पहले इसी हिसाब से आयुर्वेद से लोग इलाज करते थे और जल्दी ठीक भी हो जाते थे। तो उनमें महान आचार्यों का योगदान रहा और ग्रंथों और रचना में आयुर्वेद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला गया। यानी जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं उसमें विज्ञान से भी आगे आयुर्वेद को बताया गया है। तो इसके जो हमारे पहले आचार्य चरक हैं वो उनके बारे में जानते हैं। तो पहला जो है आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य, उनका नाम है आचार्य चरक। इनकी संहिता चरक संहिता थी। और योगदान इनका औषध तंत्र और काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन में योगदान। यानी इन्होंने, आचार्य चरक जी ने जनरल मेडिसिन में योगदान दिया। इन्होंने आयुर्वेद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। दूसरे आते हैं हमारे आचार्य सुश्रुत। मतलब इनकी जो संहिता थी सुश्रुत संहिता थी। योगदान इनका शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक माने जाते हैं। आप लोग प्लास्टिक सर्जरी सुने होंगे आजकल के ज़माने में। तो सर्जरी का शुरुआत जो किया इन्होंने ही किया था। इनका नाम याद कर लेना, आचार्य सुश्रुत। और इनका वर्णन 300 से अधिक शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। यानी इन्होंने 300 से अधिक शल्य उपकरण की वर्णन किया है। और तीसरा आता है आचार्य वांगभट्ट। इनके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। संहिता इनकी थी अष्टांग हृदय थी। और योगदान इनका 8 शाखाओं में समाहित करते हुए सरल भाषा में चिकित्सा का वर्णन किया। यानी उन्होंने 8 शाखाओं को अच्छे से पढ़ा, समाहित करते हुए आयुर्वेद को चिकित्सा का रूप दे दिया, जो कि आज आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे। तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, आपसे रिलेटेड है, आप लोग उसे पढ़ोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है आचार्य नागार्जुन। तो इनकी विशेषता थी रसायन शास्त्र और धातु औषधि निर्माण में विशेषज्ञ। यानी इन्होंने रसायन शास्त्र पढ़ा और धातु औषधि का निर्माण किया। रसायन चिकित्सा के माध्यम से दीर्घायु प्रदान करने पर जोर। इन्होंने मतलब रसायन के द्वारा लोगों की उम्र कैसे बढ़े उस पर काम किया, उस पर इन्होंने औषधियाँ तैयार की। पांचवा आता है हमारा आचार्य भावमिश्र। इनका ग्रंथ भाव प्रकाश था। योगदान जो इनका था द्रव्य गुण विज्ञान का विस्तृत वर्णन और अनेक नई औषधियों का समावेश किया। इन्होंने द्रव्य गुण निकाले और ऐसी औषधियों का निर्माण किया जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो इसका जो हमारा निष्कर्ष आएगा पहले क्वेश्चन का वो हम जानते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष है, आयुर्वेद को समृद्ध और व्यवस्थित रूप देने में इन महान आचार्यों का योगदान अमूल्य है। चरक ने शरीर और रोग के सिद्धांतों को परिभाषित किया। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की नींव रखी। वांगभट्ट ने इसे सरल बनाया। कश्यप ने बाल चिकित्सा को विस्तार दिया और धन्वंतरि ने आयुर्वेद की शुरुआत की। क्वेश्चन आता है आयुर्वेद की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप धन्वंतरि का नाम लिखना। और आचार्यों के योगदान भी और चिकित्सक क्षेत्र में भी मार्गदर्शन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जो कि था कि आप लोग पढ़ लो। आयुर्वेद में प्रमुख आचार्यों का उल्लेख करते हुए उनके योगदान का प्रकाश डालिए। तो ये मैंने शॉर्ट टर्म में आपको
हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें हमें आयुर्वेद की यात्रा परंपरा और धन्वंतरी परंपरा के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, तो उसको आपको किस तरीके से लिखना है मैं बता देता हूँ। तो जो हमारी आयुर्वेद की परंपरा मूलत धन्वंतरी परंपरा से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसका इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान से सुनना। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली रही है। इसकी अनेक परंपराएं हैं, जिनमें धन्वंतरी परंपरा अथवा यात्रा परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। यह परंपरा आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा सर्जरी शाखा से संबंधित है, जिनका नेतृत्व स्वयं भगवान धन्वंतरी द्वारा किया गया है। यानी जो हमारी भारतीय आयुर्वेद शास्त्र की परंपरा है वो अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है। इसकी अनेक सारी परंपराएं हैं, जिनमें से धन्वंतरी परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसका जो शल्य चिकित्सा वो सर्जरी के रूप में भी माना जाता है। तो इसका जो नेतृत्व स्वयं भगवान धन्वंतरी द्वारा किया गया है। तो ये था धन्वंतरी परंपरा क्या है उसके बारे में जानेंगे। धन्वंतरी परंपरा को शल्य तंत्र यानी सर्जरी सिस्टम की परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा का नाम भगवान धन्वंतरी के नाम पर पड़ा, जिन्हें आयुर्वेद का प्रथम आचार्य एवं देवताओं का वैद्य माना गया है। तो आप लोग ये पढ़ लेना कि आचार्यों का पहला वैद्य किसे माना गया और धन्वंतरी का नाम कैसे पड़ा। अब उसी के नीचे हम थोड़े और टॉपिक पढ़ेंगे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। समुद्र मंथन से अमृत साथ इनका अवतरण हुआ था और इन्हें देवताओं को चिकित्सक सिखाई, यानी इन्होंने देवताओं भगवानों को चिकित्सा सिखाई है। समझ रहे हो ना आप लोग। इस परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आयुर्वेद का प्रसारण हुआ। प्रमुख शाखाएं जो इसकी थी, आत्रेय परंपरा यानी काय चिकित्सा तथा धन्वंतरी परंपरा शल्य चिकित्सा थी। इसके जो चरक थे, शुतुत थे, वांगभट आदि इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये था हमारा धन्वंतरी। तो इनके बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं धन्वंतरी का। धन्वंतरी परंपरा आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो शल्य चिकित्सा पर आधारित है। यह परंपरा न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न है, बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक ये दोनों ही तरीकों से रूप में एक समृद्ध है। तो भगवान धन्वंतरी और आचार्य शुतुत ने जैसे महान व्यक्तियों के योगदान से इस परंपरा को अमर बनाया। तो ये था हमारा धन्वंतरी परंपरा। अब तीसरा क्वेश्चन हम आते हैं, आयुर्वेद से सलाहकार तथा कौमारभृत्य तंत्र के विषय में विस्तार लिखिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है आयुर्वेद के जो सलाहकार थे तथा कौमारभृत्य तंत्र में विशेष के विस्तार को समझाना है। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के सलाहकार के बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेद में सलाहकार यानी कॉन्सल्टेंट्स का आशय उन विद्वानों, वैद्यों, आचार्यों या विशेषज्ञों से है जो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के विभिन्न अंगों में गहन करते हैं और रोग के निदान, चिकित्सक पद्धति, औषधि चयन और उपचार पद्धति में मार्गदर्शन करते हैं। उसके जो प्रमुख आयुर्वेदिक सलाहकारों की भूमिका है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला आता है, रोग की सही पहचान करना, डायग्नोसिस, यानी रोग के लक्षणों, दोषों, वात, पित्त या कफ, धातु और मर्म बिंदुओं के आधार पर रोग की जड़ को पहचानना और उसे खत्म करना। तो रोग की सही पहचान करना, प्रमुख आयुर्वेदिक सलाहकारों की भूमिका क्या रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, चिकित्सा का सुझाव देना यानी थेरेपी रिकमेंडेशन, पंचकर्म, औषधीय उपचार, आहार, व्यवहार, जीवन शैली को परामर्श देना। तीसरा आता है अनुभव आधारित सुझाव यानी परंपरा ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर कठिन रोगों में भी सलाह देना। चौथा आता है विशेष तंत्रों में विशेषज्ञ जैसे काय चिकित्सा यानी मेडिसिन, शल्य तंत्र सर्जरी और बाल चिकित्सा, कौमारभृत्य का मतलब होता है बाल चिकित्सा आदि में अलग अलग सलाहकार होते हैं। तो ये जो आपका रहने वाला थोड़े संस्कृत वर्ड इसमें यूज़ रहेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो आपको अपने लैंग्वेज में जैसा समझ में आए आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, बस आंसर उसी से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। अब बात करते हैं हम प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सलाहकार जो रहे हैं, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सलाहकार उसके चरक जो हैं, काय चिकित्सा के महान विशेषज्ञ शुतुत, शल्य चिकित्सा के जनक थे कश्यप जो थे, बाल चिकित्सा के प्रमुख योगदान रहा। तो ये जो चरक, शुतुत, कश्यप हैं इनके किस में विशेषज्ञ थे उसके बारे में बताया गया है। अब हम जानेंगे कौमारभृत्य तंत्र क्या होता है। तो थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं।
तो ये जो कोमा भृत्य आयुर्वेद के 8 अंगों यानी अष्टांग आयुर्वेद में से एक प्रमुख अंग है। यह बाल चिकित्सा पेडियाट्रिक का विभाग है, जिसे शिशु, बालक, स्तनपान, गर्भावस्था तथा स्त्री के प्रसवोत्तर अवस्था तक की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। यानी कोमा भृत्य में बच्चों के जन्म से लेके माता के गर्भावस्था से लेके और आखिरी तक स्तनपान तक स्त्री के सारे रोगों का वर्णन किया गया है। तो कोमा भृत्य के जो मुख्य विषय हैं उसके बारे में हम जानते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट आता है हमारा शिशु चिकित्सा यानी नॉनशल केयर, जन्म से लेकर बालावस्था तक के रोगों की पहचान एवं उपचार इसमें आएगा कोमा भृत्य में। दूसरा आता है मातृ शिशु स्वास्थ्य, गर्भावस्था स्थिति का पोषण, स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल, शिशु आहार और व्यवहार। तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा संक्रमण रोगों की रोकथाम, जैसे बालकों में होने वाले ज्वर, अतिसार, कृमि रोग आदि, इनमें ये कार्य करता है। चौथा आता है टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक उपाय यानी प्राकृतिक तरीके से रोगों की सुरक्षा। उसके बाद पांचवा आता है मानसिक और शारीरिक विकास, मतलब बुद्धि, स्मरण शक्ति और व्यवहार में विकास पर ध्यान देना। ये सब किसके अंदर में आते हैं? कोमा भृत्य के अंदर में। तो अब हम बात करेंगे प्रमुख ग्रंथ और आचार्य जो कोमा भृत्य के अंदर आते हैं। कश्यप संहिता, ये ग्रंथ कोमा भृत्य का मूल स्रोत है। इसके लेखक ऋषि कश्यप माने जाते हैं, जो शिशु रोगों के प्राचीनतम विशेषज्ञ थे। इसमें गर्भाधान से लेकर शिशु पालन तक का विस्तृत वर्णन किया गया है। मतलब जो कश्यप जी थे उन्होंने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ही ध्यान दिया। उन्होंने शिशु के जन्म से लेकर गर्भावस्था तक सारा वर्णन किया है। अब इसका निष्कर्ष जान लेते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाहकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि उनके अनुभव और ज्ञान से ही रोग का उचित निदान और उपचार संभव है। वहीं कोमा भृत्य तंत्र शिशु और मातरों से संबंधित स्वास्थ्य का संपूर्ण आयुर्वेदिक विज्ञान है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास की भी चिंता करता है। कश्यप जैसे आचार्यों का योगदान से यह तंत्र आज भी आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हमारा हो गया निष्कर्ष। अब चौथा क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, जो कि एग्जाम में आपके आएगा। आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ना और सुनना। उत्तर, तो हम सबसे पहले बेसिक बात जानेंगे। पंचकर्म आयुर्वेद एक विशिष्ट शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो शरीर में दोषों को निकालती है। इसके 5 प्रमुख क्रम होते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। आयुर्वेद केवल रोग उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शरीर की शुद्धि और संतुलन को बनाए रखने पर भी बल देता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में दोष जैसे वात, पित्त, कफ के असंतुलन से रोग उत्पन्न होता है। इन दोषों को असंतुलित करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा का विशेष महत्व है। तो आप लोग समझ गए होंगे पंचकर्म विशेष क्या होता है, इसका विशेष क्यों है। अब हम इसके जो प्रकार हैं उसको जानेंगे। इसके 5 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं पंचकर्म का अर्थ क्या होता है, ये होता क्या है। पंचकर्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच अर्थात 5 और कर्म अर्थात क्रियाएं। ये 5 विशेष शुद्धिकरण क्रियाएं हैं जो शरीर में दोषों को निकालकर स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करते हैं। यानी पंचकर्म 2 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है 5 क्रियाएं, और ये हमारे शरीर के रोगों को निकाल के इसे ठीक करता है। पंचकर्म की प्रमुख क्रियाएं 5 मेन प्रोसीजर जो हैं वो मैं बता देता हूँ। वमन में क्या होता है, कफ दोष की शुद्धि के लिए उल्टी द्वारा, यानी उल्टी से ठीक हो जाना। विचेरन, पित्त दोष की शुद्धि हेतु दस्त द्वारा, मतलब जो पित्त में अगर आपकी कोई खराबी है, दस्त होके ठीक हो जाएगा। बस्ती, वांत दोष की शुद्धि हेतु एनीमा क्रिया, एनीमा वगैरह बैक्टीरिया फैल जाता है ना, उसके लिए है ये। नास्य, नाक द्वारा औषधि प्रवेश सिर से संबंधित रोगों के लिए, मतलब सिर में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो नाक के द्वारा उसमें दवाई डाली जाएगी जिससे कि ठीक होगा ये। रक्त मोशन, दूषित रक्त को निकालने की प्रक्रिया। तो ये 5 जो हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नास्य, रक्त मोशन, ये पंचकर्म की 5 क्रियाएं हैं। पढ़ लेना इसे आप लोग। अब इसके लाभ जान लेते हैं हम। पंचकर्म का जो पहला बेनिफिट आता है, शरीर के भीतरी अंगों की गहराई से सफाई हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये इसका लाभ था। अब कॉन्क्लूजन पढ़ लेते हैं इसका। पंचकर्म आयुर्वेद की एक अद्भुत चिकित्सा प्रणाली है, जो केवल रोग निवारण ही नहीं,
करती बल्कि शरीर के शुद्ध करके उसे स्वस्थ और संतुलित बनाती है। ये संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति का एक वैज्ञानिक, प्राकृतिक और व्यवहारिक तरीका है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे। 5वां जो हमारा क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार त्रयोदशी अग्नि के बारे में बताएं, यानी त्रयोदशी अग्नि क्या है उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अग्नि क्या है, या त्रयोदशी अग्नि क्या है। तो आयुर्वेद में अग्नि का अर्थ होता है पाचन शक्ति। यह शरीर के खाद्य पदार्थों को पहचानने के, अवशोषण और ऊर्जा निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कुल 13 प्रकार की अग्नियाँ त्रियोदी अग्नि होती है, जिनमें से 3 भागों में बांटा गया है। यानी जो अग्नि का अर्थ है आयुर्वेद में वो पाचन शक्ति है और इसके खाद्य पदार्थ को पचाने के काम आती है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। टोटल 13 प्रकार होते हैं। त्रियोदी अग्नि के 13 प्रकार जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है जाठराग्नि, ये पहली अग्नि हो जाएगी। इसके जो कारण है, ये मुख्य पाचन अग्नि है। ये पेट में स्थिर रहती है और संपूर्ण आहार पचाने का कार्य करती है। इसके 4 प्रकार होते हैं। मतलब जो हमारी त्रयोदशी अग्नि के 13 प्रकार हैं, उसमें से पहला जाठराग्नि है, उसके अंदर भी 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सम अग्नि, तीक्ष्णा अग्नि, मंद अग्नि, विषम अग्नि। सम अग्नि होती है संतुलित, तीक्ष्णा अग्नि होती है तीव्र, मंद अग्नि होती है धीमी, विषम अग्नि होती है अनियमित। तो ये हो गया अग्नि का। अब आता है दूसरी अग्नि जो हमारी होती है। दूसरी अग्नि है भूतगिनी है। इसकी 5 अग्नियाँ होती हैं। 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अनुसार होती हैं, जो हमारी भूत अग्नि होती है। इसके बारे में जानेंगे हम। भोजन में पंचभौतिक तत्वों को शरीर द्वारा स्वीकार्य स्वरूप में बदल देती है हमारी। ये 5 होती हैं। एक पृथ्वी महाभूत अग्नि, जल महाभूत अग्नि, अग्नि महाभूत अग्नि, वायु महाभूत अग्नि, आकाश महाभूत अग्नि। तो जो हमारी ये वाली अग्नि है भूत अग्नि, उसमें 5 प्रकार होते हैं। तो धातु अग्नि जो हमारी आती है उसमें 7 अग्नियाँ होती हैं। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये शरीर के 7 धातुओं में स्थित होती है और आहार रस को पोषक तत्वों में बदल देती हैं। इसमें 7 धावनातियाँ होती हैं, धात्वाग्नियाँ होती हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। पहला हमारा होता है रस अग्नि, रस धातु की अग्नि, रक्त अग्नि, रक्त धातु की अग्नि, मांसग्नि, मांस धातु की अग्नि, मेदाग्नि, मेद वसा धातु की अग्नि होती है। अस्थिग्नि यानी अस्थि हड्डियों की अग्नि होती है। मज्जग्नि मज्जा यानी मज्जा की अग्नि होती है। शुक्रग्नि शुक्र वीर्य प्रजनन धातु की अग्नि होती है। वीर्य प्रजनन धातु की शुक्र अग्नि होती है। इसके बारे में भी मैं डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है, पहले तुम इसका लो, इसका ले लिया होगा, अब आप इसका ले लो। जितना भी मैंने पढ़ाया कॉन्क्लूजन तक ले लिया। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अग्नि का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अग्नि, पाचन, अवशोषण और शोषण मूल्य का आधार होता है। दोषों में संतुलन में सहायक होती है। रोग उत्पत्ति और स्वास्थ्य का मूल कारण अग्नि की स्थिति में निर्भर करता है। इसका जो कॉन्क्लूजन होगा ये आप समझ लो, बाकी खुद लिख ही दोगे आप लोग। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कुल 13 अग्नियाँ होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार, संस्कृत भाषा है तो संस्कृत के वर्ड यूज़ होंगे, जिनमें त्रयोदशी अग्नि कहा गया है। यानी इन 13 अग्नियों को त्रयोदशी अग्नि कहा गया है। इनमें से जाठराग्नि सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुख्य पाचन अग्नि होती है। इन अग्नियों के संतुलित रहने से शरीर स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहता है। अग्नि में असंतुलन से ही अधिकांश रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए आयुर्वेद में अग्नि संतुलन को चिकित्सा का मूल माना गया है। ये हो गया अग्नि वाला। थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं खुद, बाकी आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन 6 आता है, सप्त धातु के विषय में विस्तार लिखिए। जो हमारी सप्त धातु है वो क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में शरीर की संरचना और पोषण प्रणाली को समझने के लिए सप्त धातु का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। धातु का शाब्दिक अर्थ है धारण करने वाला। ये धातुएं शरीर को स्थिरता, पोषण, ऊर्जा और जीवन प्रदान करती हैं। सप्त धातु क्या है उसके बारे में जानेंगे। सप्त धातु वे 7 मूल शारीरिक तत्व हैं जो शरीर का निर्माण, पोषण और जीवन क्रियाओं को बनाए रखने का कार्य करती हैं। ये धातु आहार रस से क्रमश उत्पन्न होती है और एक दूसरे को पोषण देती हैं। तो ये थी हमारी सप्त धातु। अब आगे थोड़ा स्क्रॉल करके पढ़ते हैं। ये सूची आप लोग देख लो, सप्त धातु की सूची और कार्य। जो हमारी 7 धातु हैं, पहला आता है रस, दूसरा आता है रक्त, तीसरा आता है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र,
ये 7 धातुएं हैं। इसका जो कार्य है, रस का पोषण स्रोत है, जीवन आधार, मांसपेशियां, निर्माण वसा, अस्थियां, प्रजनन शक्ति। ये चीज़ आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रस होता है, रस सहायक है, वो पोषण का स्रोत है और शरीर के अंगों में जीवन शक्ति देता है रक्त निर्माण में। और जो रक्त है जीवन का आधार है, त्वचा, रंग, शरीर की ऑक्सीजन पहुँचाता है। ममसा है जो मांसपेशियों का निर्माण करता है शरीर की आकृति को बनाए रखने के लिए। मेद है, वसा का संचय करता है स्नेह प्रदान और ऊर्जा संचय के लिए। अस्थि जो हमारी है, अस्थियों का निर्माण करती है, शरीर को स्थिर और संरचना प्रदान करती है। मज्जा अस्थियों के भीतर स्थित एक पदार्थ है, स्नायु तंत्र का पोषण करती है। ये शुक्र यानी प्रजनन शक्ति का आधार, संतति निर्माण एवं वीर्य अंडाणु निर्माण पर फोकस करती है। मतलब इंग्लिश में कहूँ तो अगर आप सेक्स वगैरह करते हैं तो उसी से रिलेटेड ये है। शुक्राणु प्रजनन शक्ति जो आपकी पावर होती है उसे बढ़ाने में काम करती है। आप लोग ये मत लिख के आ जाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। अब आते हैं हम धातु निर्माण की प्रक्रिया क्या है। जब व्यक्ति भोजन करता है, जठराग्नि द्वारा उसका पाचन होता है, इसे आहार बनाता है। यही आहार रस कर्मश धातुओं को पोषण देता है। जैसे पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 हैं, इन्हें रट लेना। सप्त धातु संतुलन के प्रकार जो हैं वो यहाँ पे इस प्रकार दिए गए हैं, तो इसका आप लोग खुद पढ़ लेना। पहला रस, कमजोरी, थकावट, आपचन प्रक्रिया, रक्त, एनीमिया, थकावट, रक्तवंश, त्वचा रोग, तो ये आप पढ़ लेना। बाकी मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपका पेपर है, पढ़ नहीं पाओगे। निष्कर्ष, सब धातु आयुर्वेद की एक अत्यंत वैज्ञानिक और गहन संकल्पना है जो मानव शरीर की संरचना, पोषण एवं संतुलन को बनाए रख समझने में सहायक है। प्रत्येक धातु का अपना विशेष कार्य है और ये अगली धातु को पोषण देती है। यदि कोई भी धातु असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य और गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए धातुओं का संतुलन बनाए रखना आयुर्वेदिक चिकित्सक का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब इसमें जो सप्त धातु है आयुर्वेद की एक अत्यंत वैज्ञानिक गहन संकल्पना है जो मानव शरीर की संरचना, पोषण, संतुलन समझने में सहायक होती है। सप्त धातु हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बनावट सारी चीज़ें देखता है। आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और है और टॉपिक एंड। 7वां आता है, वला, अश्वगंधा और अर्जुन की औषधियाँ गुणों की चर्चा कीजिए। यानी अगर आपका क्वेश्चन आता है वला औषधियों के बारे में बताओ या वला, अश्वगंधा, अर्जुन की औषधियों के बारे में चर्चा कीजिए, तो आपको ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन, आयुर्वेद में अनेक औषधियाँ हैं जो शरीर की शक्ति, स्फूर्ति तथा रोगों में मुक्ति प्रदान करती है। इनमें से वला, अश्वगंधा और अर्जुना अत्यंत प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। ये तीनों आयुर्वेदिक औषधियाँ पौष्टिक, बालवर्धक और रोग हर मानी जाती हैं। तो वला, अश्वगंधा, अर्जुन और औषधियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो हमारी वला है यानी वाला, सामान्य परिचय इसका कहें, वला का अर्थ होता है बल देने वाली, यानी बॉडी में ताकत, ऊर्जा देती है। इसका वैज्ञानिक नाम है सीडा कॉर्डिफोलिया। मुख्य औषधि गुण जो इसके गुण हैं वला के, उसके बारे में बता देता हूँ। बालवर्धक, शरीर में शक्ति, ऊर्जा प्रदान करती है। वात शमक यानी वात दोष को संतुलित करती है, इससे गठिया और जोड़ों का दर्द में लाभदायक होता है। शुक्रवर्धक यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में शक्ति देती है। प्रजनन का मतलब आपको पता ही होगा, शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। स्नायु तंत्र की सुरक्षा, नसों और मांसपेशियों की कमजोरी में उपयोगी होती है। ये रसायन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है आपकी। अब आते हैं अश्वगंधा पे, उसका सामान्य परिचय। अश्वगंधा का जो शाब्दिक अर्थ है घोड़े जैसी गंध वाली। इसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है। इसे भारतीय जिनसेक भी कहा जाता है। और इसके जो मुख्य औषधीय गुण हैं उसके बारे में बात करते हैं। तनाव नाशक यानी एंटी स्ट्रेस, मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा में उपयोगी होती है। बालवर्धक और वीर्यवर्धक, शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि देता है। स्नायु टॉनिक, मस्तिष्क और तंत्रिक में कमजोरी को दूर करता है। प्रतिरक्षावर्धक, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है आपके। मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप में सहायक होता है। तो ये तो हमारा हो गया अश्वगंधा का। अब चलते हैं अर्जुना पे, उसका जो गुण है सामान्य परिचय। अर्जुना वृक्ष की छाल औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसका वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुना है। इसके जो मुख्य गुण हैं उसके बारे में जानते हैं। हृदय रक्षक,
हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है। रक्तचाप नियंत्रण, उच्च रक्तचाप को संतुलित करता है। ये रक्त शोधक, रक्त को शुद्ध करता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। जो इसका चौथा गुण है, घाव भरने वाला, यानी बाह्य और आंतरिक घावों में लाभदायक होता है। अर्जुना, दर्द निवारक, छाती और पेट के दर्द में उपयोगी होता है। तो इसका कॉन्क्लूजन जो होगा उसको पढ़ लें। बला, अश्वगंधा और अर्जुना तीनों औषधियाँ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली यानी महत्वपूर्ण होती हैं। बला शरीर को बल देती है, अश्वगंधा मानसिक तनाव को दूर करती है, दुर्बलता दूर करती है, जबकि अर्जुना हृदय लोगों के लिए अमृत समान है। इन औषधियों का प्रयोग उचित मात्रा और विधि से किया जाए तो इसके अनेक रोगों में लाभदायक होती है। तो ये आप पढ़ लेना, शॉर्ट फॉर्म आपको याद हो जाएगा। बाकी बना बना के कुछ भी लिख देना, सोल वाले तो वैसे ही नंबर दे देते हैं आपको। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। आपको टोटल मैंने 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 2 क्वेश्चन और रहे। हल्दी, नीम और जामुन के औषधीय गुणों की चर्चा कीजिए। इसमें हमें बताना है हल्दी, नीम और जामुन के जो औषधीय गुण है उसके बारे में। तो इसका जो इंट्रोडक्शन होगा, परिचय, वो पढ़ते हैं। आयुर्वेद में अनेक वनस्पतियाँ औषधीय गुणों में युक्त मानी जाती हैं। इनमें हल्दी, नीम और जामुन विशेष स्थान रखते हैं। ये तीनों औषधियाँ प्राकृतिक रोगनाशक हैं जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और कई प्रकार के रोग दूर करने में सहायक है। तो आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपकी तबीयत खराब होती है, मम्मी आपको हल्दी वाला दूध पिला देती है, या चोट वगैरह लग जाती है तो नीम लगा देती हैं। और रही बात जामुन की, जामुन का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसी के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले हम हल्दी के बारे में जानेंगे, जो इसका सामान्य परिचय है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम करक्यूमा लोंगा है। ये प्रसिद्ध मसाला और औषधि है जो अपने पीले रंग और जीवाणु नाशक गुणों के लिए मानी जाती है। मुख्य औषधि गुण जो इसके होते हैं, जीवाणुनाशक, सीजननाशक, त्वचा रोग में लाभकारी होती है, पाचन में सहायक होती है, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली यानी संक्रमण रोकने में काफ़ी सहायक होती है हल्दी। सूजन, चोट या गठिया में उपयोगी होती है। फोड़े, फुंसी, मुहासे, एलर्जी हो जाए तो उसमें लाभदायक होती है। भूख बढ़ाती है, गैस की समस्या दूर करती है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब आते हैं हम नीम पे। निम्बा यानी नीम, संस्कृत में हम इसे निम्बा पढ़ेंगे। सामान्य परिचय जो इसका है, वैज्ञानिक नाम है अजादिरेक्टा इंडिका। नीम का हर भाग, पत्ता, छाल, बीज औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसकी जो मुख्य औषधियाँ हैं, रक्त शोधक यानी त्वचा रोगों में लाभकारी होती है, जंतुनाशक यानी कील, मुहासों, खुजली आदि में प्रभावी होती है, मधुमेह में सहायक होती है, ब्लड शुगर को नियंत्रण करती है। ये दांतों के रोगों के नीम उपयोगी है, यानी आप लोगों ने सुना होगा कि दांत दर्द कर रहा है, मम्मी ने नीम की पत्ती ला के दे दी या लौंग ला के दे दी, कहा दांत में रख ले ठीक हो जाएगा। ये भी एक आयुर्वेदिक उपचार है। कीटनाशक गुण यानी शरीर के अंदर बाहर हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देती है। अगर आप लगातार नीम का पानी पिए ना गर्म करके, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहले नीम की पत्तियों को धोएं और गर्म पानी में गुनगुना कर लें, और उसका जो पानी है ना आप पी लें, या उस नीम को कच्चा खा लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, एनर्जी आएगी बॉडी में। अब बात करते हैं जामुन का। तो जैसा जामुन का जो वैज्ञानिक नाम है साइजिगियम कमिनी है। ये एक मौसमी फल है जिसकी गुठली, छाल और बीज औषधि माने जाते हैं। जामुन का वैज्ञानिक नाम अगर याद करना हो तो कमिनी नाम से याद कर लो आप लोग, क्योंकि इसका नाम कुमिनी है तो याद हो जाएगा आपको। तो ये एक मौसमी फल है जिसे गुठली, छाल और बीज औषधीय माने जाते हैं, यानी जो जामुन की गुठली होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके मुख्य औषधि गुण हैं, जिससे क्या फ़ायदा है उसके बारे में जानते हैं। मधुमेह में नियंत्रण करती है, पाचन सुरक्षा रक्त करती है, मतलब गुठली और बीज का चूर्ण शुगर को नियंत्रित करता है। दस्त, अजीर्ण और गैस में लाभदायक होता है, रक्त विकारों को दूर करती है, और जामुन के पत्ते चबाने से दांत मजबूत होते हैं, और मूत्र संबंधी समस्याओं में उपयोगी होती है, यानी पेशाब करते वक्त में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। निष्कर्ष इसका जो पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट फॉर्म में, हल्दी, नीम और जामुन 3 प्राकृतिक औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग न केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा में होता है बल्कि इनका नुस्खों के जो होते हैं इनकी महत्व है। ये रोग निवारक, प्रतिरक्षावर्धक और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। इन्हें नियमित और उचित उपयोग से अनेक रोगों से बचाता है तथा संभव बनाता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे, 9वां। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। आपको आएगा टिप्पणी करने का, तो उसमें पहला है वजीरीकरण।
वाजीकरण क्या होता है? परिभाषा: वाजीकरण आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की यौन शक्ति, प्रजनन क्षमता और वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यानी जो वजीकरण है ये आपके यौन शक्ति को बढ़ाता है, वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है। वजी का अर्थ होता है घोड़ा, जो शक्ति, स्फूर्ति और वीर्य बल पर प्रतीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस टॉपिक पे बात हो रहा है। क्यों भाई लड़कों, कमेंट में समझ में आया ये? उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा मुख्य बिंदु इसका। ये अष्टांग आयुर्वेद की एक शाखा है। वजीकरण औषधियों द्वारा व्यक्ति के काम शक्ति, उत्साह और प्रजनन क्षमता को विकसित किया जाता है। ये मानसिक संतुलन, आत्मबल और तृप्त जीवन हेतु आवश्यकता माना जाता है। शुक्र धातु को पोषण देने और वीर्य वृद्धि में उपयोगी होती है ये। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। बैटरी भी गाइस थोड़ा यहाँ तक बता दिया हमने, परिभाषा बता दी, मुख्य बिंदु बता दिया, उपयोगी जो इसकी वो यहाँ पर वो बता देता हूँ इसका कॉन्क्लूजन। उपयोगी औषधियाँ जो है अश्वगंधा, कोची बीज, शतावरी, सफ़ेद मूसली, गोचूर आदि वजीकरण औषधियाँ होती हैं। ये औषधियाँ स्नायु बल, मानसिक ऊर्जा को बढ़ाती है तथा स्वास्थ्य रखती है। उसके बाद लाभ, इसके जो बेनिफिट हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका जो हमारा बेनिफिट बनता है, यौन दुर्बलता को दूर करता है, स्तन भंग शक्ति में वृद्धि करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक तनाव और थकान कम करता है, शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार देता है। तो इसका जो कॉन्क्लूजन पढ़ेंगे, वजीकरण आयुर्वेद चिकित्सा का एक क्षेत्र है जो शारीरिक, मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य को संतुलित और सशक्त बनाने में बल देता है। ये एक प्रकार और नैतिक चिकित्सक पद्धति है जो स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अंगत तंत्र। ये क्या होता है? अंगत तंत्र आयुर्वेद का एक विशेष अंग है जो विष चिकित्सक यानी टैक्सिकोलॉजी से संबंधित विषयों की पहचान, उनके प्रभाव और उपचार के विषयों का अध्ययन करता है। अंगत शब्द का अर्थ होता है विष को नष्ट करने वाली औषधि, यानी अगर आपको सांप वगैरह काट लेता है, विष वगैरह, तो अंगत तंत्र से उसे ठीक किया जाता है। मुख्य बिंदु है अंगत तंत्र अष्टांग आयुर्वेद की शाखा है। इसके जो संप्रदक हैं विशिष्ट विष, वनस्पति विष, जंतु विष आदि की पहचान एवं उपचार का वर्णन है। अंगत तंत्र में विष के प्रकार, लक्षण, उपचार और उसके निवारण करे जाते हैं। प्रमुख विष और उनके उदाहरण जो हैं, सर्प विष यानी नाग अगर काट लेता है उसमें उपारण होता है, वनस्पति विष, जंतु विष, कृत्रिम विष, आप लोग ये पढ़ लेना। उसके बाद उपचार विधियाँ इसकी जो है विष का शोधन करता है, डेटॉक्सिफिकेशंस, वमन विरेचन, रक्त मोक्षण जैसी पंचकर्म विधियां हैं। और उसके बाद इसके जो लाभ की बात करें हम लोग, तो इसके जो बेनिफिट है, विष के प्रभाव से शरीर की रक्षा करता है, विषाक्तता की लक्षणों की शीघ्र पहचान करता है, जीवन रक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो हम निष्कर्ष पढ़ेंगे, अंगत तंत्र क्या होता है। अंगत तंत्र आयुर्वेद की विष चिकित्सा शाखा है जो मानव शरीर की रक्षा है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तंत्र विष पहचानने, उसे निष्क्रिय करने और जीवन में सुरक्षित रखने के प्रभावी एवं प्राकृतिक उपायों का प्रस्तुत करता है। अब आते हैं अपना तीसरे आखिरी टॉपिक पे। इसके बाद तो और तो नहीं है, नहीं बस यही एंड है। अगला हमारा आता है पुदीने की औषधियाँ गुण। तो अंगत तंत्र पुदीने का एक विशेष अंग है जो विष चिकित्सा से संबंधित है। ये विषयों की पहचान और उसके प्रभाव का उपचार की विधियों का अध्ययन करता है। अंगत शब्द का अर्थ है विष को नष्ट करने वाला औषधि चिकित्सक। तो इसके मुख्य बिंदु आप लोग पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रमुख उदाहरण भी पढ़ लेना, उपचार भी पढ़ लो, इसके बेनिफिट भी पढ़ लो। मैं इसके निष्कर्ष कॉन्क्लूजन बता देता हूँ। अंगत तंत्र आयुर्वेद की विष चिकित्सा शाखा है जो मानव जीवन की रक्षा है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तंत्र विष पहचानने, उसे निष्क्रिय करने में और जीवन को सुरक्षित रखने में लाभकारी होती है। इसका प्राकृतिक उपायों में प्रस्तुत करता है। उसके बाद हमारा आता है घा। ब्राह्मणी औषधि गुण। ब्राह्मी वैज्ञानिक नाम बैकोपा मोनिरिया है। आयुर्वेद में इसे प्रसिद्ध मेधावर्धक औषधि है। इसे मस्तिष्क टॉनिक के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य जल से उगने वाली लता होती है जिसे प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो ये ब्राह्मी के औषधि के लिए आता है, तो आप ये लिख लेना, पढ़ लो। उसके बाद इसका निष्कर्ष जो है हमारा, ब्राह्मी एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है जो मस्तिष्क, स्नायु और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है। ये स्मृति, एकाग्रता, नींद और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी होती है। मानसिक रोगों को और शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
अब 10वां हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप भी देख सकते हो कि कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। कहाँ गया भाई 10वां क्वेश्चन, ये रहा। त्रिदोष सिद्धांत पर विवेचना कीजिए, इसको आप लोग ध्यान से देखना। आयुर्वेदिक का मूल आधार त्रिदोष सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर में 3 प्रमुख जैविक शक्तियाँ होती हैं जिन्हें दोष कहा जाता है, वात, पित्त और कफ। ये दोष शरीर की शारीरिक, मानसिक, जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करती है। जब ये संतुलन में होती है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, असंतुलन होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। त्रिदोष का परिचय, इसके बारे में जानेंगे। इसमें जो पहला दोष आता है वात दोष आता है, ये वायु और आकाश तत्व से मिलकर बना होता है। ये शरीर की गति पर कार्य करता है। इसका जो मुख्य कारण है श्वसन, रक्त संचार, स्नायु गति को मूल निकासन करता है, विचार प्रक्रिया, बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। वात असंतुलन में लक्षण, जोड़ों के दर्द, गैस, कब्जा, घबराहट, इन सारी चीज़ों में लाभदायक होता है। दूसरा आता है हमारा पित्त दोष, ये अग्नि और जल तत्व से बना होता है। ये पाचन, चयापचय और ताप नियंत्रण का कारक है। इसका जो मुख्य कार्य होता है आहार को पचाना होता है, त्वचा का रंग और भूख प्यास को नियंत्रण करना रहता है। पित्त असंतुलन में के लक्षण जो होते हैं अधिक पसीना आना, चिड़चिड़ापन, अल्सर, त्वचा रोग, बालों का झड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है हमारा कफ दोष, तीसरा। इसमें क्या होता है, ये जल और पृथ्वी तत्व से मिलकर बना होता है। ये स्थिरता, स्थिरता और पोषक का कार्य करता है। इसके जो मुख्य कारक होते हैं शरीर को दृढ़ता देना, स्नेह, प्रतिरोधक क्षमता, संयोजक, ऊर्जा, शक्ति को भंडारा, मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं। और कफ, सुस्ती, मोटापा, इसके जो लक्षण होते हैं सुस्ती, मोटापा, सर्दी, जुकाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। दोष का संतुलन और असंतुलन होना, इसको आप लोग पढ़ लेना। वात, पित्त और कफ का जो संतुलन का प्रभाव होता है और असंतुलन होने पर क्या प्रभाव होता है वो पढ़ लेना। त्रिदोषों की विशेषताएं, ये आप लोग सुन लो। त्रिदोष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये एक असंतुलन दूसरे को भी प्रभावित करता है। प्रत्येक व्यक्ति में 1 या 2 दोष होते हैं जिसे उसकी प्रकृति तय होती है। उचित आहार, दिनचर्या, मौसम के अनुसार ये व्यवहार आदि में त्रिदोष संतुलन में रखे जा सकते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष होगा, सिंपल सी भाषा में कहें तो त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद की आधारशिला है। ये शरीर, मन और आत्मा को संतुलन की शिक्षा देता है। वात, पित्त और कफ का उचित संतुलन ही स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि इनके असंतुलन से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में हर उपचार त्रिदोषों को समझकर ही किया जाता है। तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन थे ये रहे, आप लोग पढ़ लो। ये 16 पेज की PDF है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, कमेंट में हमने पिन भी किया है, आप वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF बाय भी कर सकते हैं। कल एग्ज़ाम से पहले आधे घंटे पहले वीडियो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर डाल दी जाएगी, तो आप लोग जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, और इसी तरह हम आपको टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा यूट्यूब पर चैनल आशिया इन्फो यूनिवर्सिटी अपडेट्स नाम से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने इंस्टा पे भी हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आशिया इन्फो के नाम से है,